हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास शुरुआत करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो सभी विद्यार्थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के आए हैं, ठीक है। क्लास 12th के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना तय है। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे और वीडियो पूरी देखिएगा। हर एक क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन आता है पक्का गारंटी है वही क्वेश्चन आएगा। आप इस वीडियो को देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ी है, आप कभी भी पेपर होकर के मिला लेना। 100% इसी में से पूछा जाएगा। बाद में फिर पछताओगे कि काश हम लोग पढ़ लिए होते। तो वीडियो पूरी देखिएगा, तभी पूरा समझ में आएगा और कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, सभी लोग कैसे हैं? तब तक हाय सभी को। तो जैसे कि टॉपिक का नाम है, टॉपिक क्या है, पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आना मैं फटाफट बताता हूँ। तो जैसे जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी यानी कंजर्वेशन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें देखो क्वेश्चन आता है, फटाफट देखिए। पहला क्वेश्चन आता है जैव विविधता क्या है, ठीक है ना। जैव विविधता, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, ये पूछता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो कहता है कि पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र या परितंत्र का एक परिस्थितिकी तंत्र ले लें या पृथ्वी का कोई एक ऐसा क्षेत्र ले लें जहां पर अनेकों प्रकार की जीव जातियां, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव एक ही स्थान पर एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हुए या एक दूसरे पर निर्भर होते हुए या एक दूसरे के बीच अन्योन्य क्रिया करते हुए जीते हैं, ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों, जैव विविधता क्या है? हम कहते हैं कि एक ऐसा लैंड, ऐसा जगह, ऐसा क्षेत्र, ये पूरा जहां पर सूक्ष्म जीव हो बच्चों, सूक्ष्म जीव, पौधे हों और साथ ही साथ जंतु हो, ठीक है। इस पूरे पर्यावरण में बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए या एक दूसरे पर निर्भर होते हुए जीते हैं, सर्वाइव करते हैं, ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता कहते हैं, राइट, ठीक है ना। तो लिख लेंगे आराम से, जैव विविधता क्या है। इसका जनक किसे माना जाता है? जैव विविधता का जनक, ठीक है, जनक हम लोग या फादर किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, एडवर्ड ओ विल्सन। क्या नाम बच्चों? एडवर्ड ओ विल्सन, ठीक है, विल्सन। एडवर्ड ओ विल्सन को इसका जनक माना जाता है, ठीक है ना। एडवर्ड ओ विल्सन को जनक माना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा एडवर्ड ओ विल्सन को। दूसरा, जैव विविधता के प्रकार, कभी कभी इसके प्रकार पूछता है। तो देखो इसके प्रकार बच्चों कौन कौन से, इसके प्रकार फटाफट देख लीजिए, इसके जैव विविधता के प्रकार। तो देखिए इसके प्रकार की बात करेंगे तो जैव विविधता के प्रकार इन कई भागों में बांटा गया है जैव विविधता को। जैव विविधता है क्या? तो पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र या जगह या परितंत्र जहां पर अनेकों प्रकार के जीव जातियां माने अलग अलग पौधे, अलग अलग जंतु, अलग अलग सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं। सिंपल सी बात। तो इनके प्रकार है आनुवांशिकी विविधता। आनुवांशिकी बच्चों, आनुवांशिकी विविधता में आप लोग जानते हो आनुवांशिक विविधता होता है। आनुवांशिक विविधता समझते हो ना बच्चों? यस, हम लोग है ना, देखो एक ही जातियों के बीच डिफर होना, जैसे हम लोग सभी लोग एक दूसरे से मैच करते हैं, नहीं ना भाई, हम सभी मनुष्य क्या एक दूसरे की तरह होते हैं? नहीं, अंतर है ना। इंडिया का आदमी अलग है, चाइना वाला चींचा चूं वाला अलग है ना, जापान वाला अलग है, यस ना, सीधी बात है। तो मनुष्य में भी विविधता होती नहीं, आनुवांशिकी विविधता माने जीनों में अंतर। अब जीनों में अंतर हुआ तो हम सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कि एक होते हैं, नहीं होते ना। अपनी फोटोकॉपी, मम्मी की फोटोकॉपी, अपने आसपास पड़ोस की फोटोकॉपी देखो ना, अपने सबका शकलिया देखो ना, सब अलग है ना, जीन से अलग है ना, ठीक है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल है आनुवांशिक विविधता, जैसे बच्चों जीनों में अंतर होने से वो प्रजाति अलग अलग हो जाती है। जैसे आम के पौधे में बहुत सारे आम के पौधे ना, आम तो आम है ना, एक ही जाति है, आम की बहुत सारी वैरायटी। अब दिमाग में घुसा सर, सही बात है। दूसरे देखो धान की प्रजाति, यस,
सही बात है, अलग अलग, बासमती, मोटा वाला, मझिलकी वाला, ऐसे बहुत सारे धान होते हैं। यस, अब दिमाग में घुसा। तो इस तरह इसे हम लोग कहते हैं आम की प्रजाति, धान की प्रजाति, आप देख सकते हैं गेहूं की प्रजाति, सभी में अनुवांशिक विविधता होता है, मनुष्य में होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनुवांशिक विविधता। सेकंड नंबर हम लोग आते हैं, सेकंड नंबर आते हैं, इसको हम लोग जो है इनकी विविधताओं की बात करते हैं। तो इसमें क्या होती है, जाति विविधता, जाति, यस, जाति विविधता। जाति विविधता का मतलब ये है, जाति विविधता का मतलब हम एक दूसरे, हम ऐसे देखते हैं कि एक ही जाति में थोड़ा बहुत अंतर होता है, एक ही जातियों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, मतलब चेंज आ जाती है। जैसे पक्षियों में देखो ना, पक्षी बर्ड्स में आप देखोगे, हाँ सर चिड़िया तो सभी एक तरह है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर है। तो जाति विविधता माने जातियों में थोड़ा थोड़ा अंतर, ठीक है ना, जीन में नहीं बच्चे, जातियों में थोड़ा थोड़ा अंतर, बदलाव, उसे कहते हैं जाति विविधता। तीसरा आता है परिस्थितिकी विविधता, परिस्थितिकी विविधता। परिस्थितिकी विविधता में क्या आता है, हेलो बच्चों, हाँ, परिस्थितिकी विविधता का मतलब धरती माता पर अलग अलग परितंत्र है, समझ रहे हैं। जैसे बच्चों, अब देखो परितंत्र का मतलब क्या होता है, परितंत्र का मतलब होता है सजीव और निर्जीव के बीच का संबंध। तो हर जगह अलग अलग सजीव है और हर जगह अलग अलग पर्यावरण है। जैसे देखो आप फॉरेस्ट में चले जाओ, जंगल के एरिया में, तो आपको अलग परितंत्र मिलेगा, है ना। वहां पे क्या होगा, उस परितंत्र में छोटे मोटे घासें होंगी, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ पौधे होंगे, उसमें स्तनधारी प्राणी होंगे, शेर उड़ होंगे, सांप होंगे। यस, अब तुम इसको छोड़ो, जंगल को चले जाओ वहां पे डेजर्ट में, रेगिस्तान का, तो रेगिस्तान का परितंत्र अलग है ना भाई साहब, है ना अलग। हाँ, वहां भी जीव है, वहां भी जीते हैं जीव, लेकिन वहां पर अलग है, यहाँ पे अलग। ऐसा क्षेत्र जहां पे वर्षा मन होती, वर्षा जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती, वहां की प्रजातियों को देखो एकदम अलग होते हैं। तो हम कहते हैं पृथ्वी का अलग अलग स्थान जहां पर अलग अलग परितंत्र है, उसे हम लोग कहते हैं परिस्थितिकी विविधता। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, इसको देखें, प्रकार 3 हुआ। अगला हम लोग चलते हैं, तो 1 नंबर को मैंने इसमें बता दिया, 2 नंबर को बता दिया, जैव विविधता वाला क्वेश्चन बता दिया, इसका जनक बता दिया भाई साहब। अब आगे चलते, हॉट स्पॉट क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं तप्त स्थल। बोलो बच्चों, हॉट स्पॉट बहुत बार पूछा गया है सच में, तप्त स्थल या इसे कहते हैं हॉट स्पॉट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट या तप्त स्थल के नाम। अभी हॉट स्पॉट मोबाइल वाला नहीं भैया, ठीक है ना, मोबाइल वाला इसका कोई कनेक्शन नहीं। हॉट स्पॉट कौन सा जगह होता है, कहता है कि ऐसा क्षेत्र, बच्चों हेलो, ऐसा क्षेत्र, पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां पर दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती, दुर्लभ प्रजातियां का मतलब वो प्रजातियां बच्चों, वो प्रजातियां और स्थान पर नहीं पाई जाती है, समझ रहे, ऐसी प्रजातियां जो दुर्लभ है, मतलब जिस स्थान पर पाई जाती है वो कहीं और नहीं पाई जाती, दुर्लभ प्रजाति है, और इस एरिया में उनकी बहुत उच्च संख्या है, उनकी आबादी खूब है, खूब बड़े खेल कूद मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे सोचो। तो ऐसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है। देखो क्यों, क्योंकि इसका कंजर्वेशन करना जरूरी है, बचाव करना जरूरी, क्योंकि ये यहाँ पे जो भी जातियां हैं या पेड़ पौधे हैं वो धरती माता के किसी स्थान पर नहीं भाई साहब। अब वो सोचो, अगर इस क्षेत्र में वो खत्म हो गई तो धरती पर से तो खत्म हो जाएगा ना, फिर वो कहीं है ही नहीं है। तो हम लोग कहते हैं तप्त स्थल कौन सा ऐसा जगह है, तो धरती का ऐसा प्लेस जहां पर दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, ऐसी अर्थात ऐसे पेड़ पौधे या जंतु जो धरती पे अन्य क्षेत्रों में कहीं पे नहीं होती हैं, ऐसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। इनकी संख्या वहां पर जहां पे होती है उनकी संख्या बहुत होती है, इनकी उच्च आबादी होती है, लेकिन मानवीय कारण, मनुष्य इसका उपयोग करना प्रारंभ किया है, इसका दुरुपयोग कर रहा, मतलब अगर धीरे धीरे मानव इसका उपयोग करता रहा तो एक दिन समाप्त हो जाएगी। अब क्यों कर रहा मनुष्य तो लालची है, मनुष्य जंगलों पर डिपेंड है, पेड़ पौधों पर डिपेंड है, भोजन के लिए, सबके लिए,
मेडिसिन के लिए, दवा के लिए, तो इसको उपयोग ज़्यादा करेगा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग उसका कंजर्वेशन करते हैं बच्चों। कंजर्वेशन का मतलब उसका प्रोटेक्शन करते हैं, संरक्षण करते हैं, ताकि वो उनकी प्रजाति बनी रहे और बहुत सारी दवाइयाँ और उपकरण, बहुत सारे उनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता रहे। ठीक है, इसे हॉट स्पॉट। अच्छा, भारत में इसका हॉट स्पॉट 3 है। हाँ, 3 जगह है ऐसे भारत में, कभी जाओ घूमने। अब पूरे विश्व में इनकी संख्या 34 है। अब तो 36 दे रखा है, तो ठीक है ना, ऐसे बताइए। तो 3 संख्या कौन कौन सी भारत में, नाम याद रखिएगा। एक तो बच्चों हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र। दूसरा नंबर बच्चों, दूसरा नंबर आता है पश्चिमी घाट। अच्छा भैया, तुमको पता है केरल वगैरह में साइलेंट वैली के नाम से जाना, वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है पेड़ पौधों के, समझ लो पूरे भारत का 40% वहीं पे है, समझ रहे। पश्चिमी घाट, साइलेंट वैली, केरल की तरफ जाओगे। और तीसरा आपको दिखाई देगा, इसे हम तीसरा हम लोग इसका नाम दे सकते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है ना, इंडो बर्मा बोल दो, ठीक है। एक श्रीलंकाई क्षेत्र भी है, श्रीलंकाई क्षेत्र। हेलो बच्चों, ये 3 याद रखिएगा भारत का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, रेड डाटा बुक क्या है? जल्दी से बताओ, रेड डाटा बुक की कौन सा बुक है सर? आप लोगों ने तो पहली बार हमें समझाया। रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। हेलो बच्चे, रेड डाटा बुक, लाल किताब भी लिख सकता है या लाल आंकड़े भी देता है, ठीक है। तो देखो, रेड डाटा बुक है, थोड़ा सा समझिए इस बात को। IUCN, ठीक है, IUCN के अकॉर्डिंग एक ऐसी किताब जारी किया गया, एक ऐसी बुक जारी किया गया, किताब बनाया गया, जिसमें संकटग्रस्त जातियां और विलुप्त प्रजातियों का वर्णन मिलता है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, ठीक है। IUCN के अकॉर्डिंग एक ऐसी बुक बनाई गई जिसमें संकटग्रस्त जातियां, एक ऐसी बुक बनाई गई बच्चों, जैसे एक किताब बनाई गई, ऐसे किताब, ठीक है, एक ऐसी किताब बनाई गई पन्नों पर, जिसे रेड डाटा बुक बोला गया। एक ऐसी किताब बनाई गई जिसमें संकटग्रस्त या विलुप्त प्रजाति या तो दुर्लभ प्रजाति या बहुत रेयर में मिलती हो, इन्हीं का विवरण इसमें मिलता है बच्चों, ठीक है, रेड डाटा बुक में। इसमें क्यों मिलता है? संकटग्रस्त जाति है, ठीक है, तो उसका हम लोग कंजर्वेशन कर सके, रेड डाटा बुक से पता चलता है, इसका नंबर पता चलता है कितनी है, किस क्षेत्र में है, किस देश में है, ठीक है। विलुप्त प्रजाति, हमारे इस धरती में कहाँ पे जातियां हुआ करती थी और वो विलुप्त हो गई, तो क्यों हो गई, उसका कारण क्या था, उसका क्या कारण था, विलुप्त होने का कारण क्या था, तो इसी रेड डाटा बुक में उसको मतलब जो है विवरण मिलता है। रेड डाटा बुक क्या है? IUCN के ने जारी किया एक लाल किताब जिसमें संकटग्रस्त जाति और विलुप्त जातियों का विवरण मिलता है, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों, और अगला क्वेश्चन है विलुप्त प्रजाति, और इसके बाद आएगा संकटग्रस्त प्रजाति। जैसे हमने दो बात बताई, विलुप्त प्रजाति और संकटग्रस्त, तो हम लोग इस पर भी क्वेश्चन आता है, विलुप्त प्रजाति क्या है और संकटग्रस्त प्रजाति क्या है। तो पहला नंबर देखिए, हम लोग कहते हैं विलुप्त प्रजाति क्या है, ठीक है ना, विलुप्त प्रजाति। अभी देखो, एक बहुत भयंकर क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको देखिएगा ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आपको मिलेंगे।
ठीक है, मतलब पूरे चैप्टर का रीढ़ की हड्डी वो क्वेश्चन है। ये तो छोटा मोटा वही क्वेश्चन चल रहा है। विलुप्त प्रजाति का मतलब होता है ऐसी जातियां, मैं लिखते जाऊँ क्या क्या, नहीं मैं बोल ही रहा हूँ, ऐसी जातियां, ये देर हो जाएगी अगर मैं लिखता हूँ ना, ऐसी जातियां जिनकी संख्या पृथ्वी पर से सजीव के रूप में समाप्त हो चुकी है। सोचो, हेलो बच्चों, इस धरती की ऐसी प्रजातियां जो पहले हुआ करती थी, परंतु इस समय उनकी संख्या सजीव रूप से, उनके बहुत सारे अवशेष पड़े हैं, ठीक है, लेकिन उनकी सजीव रूप से पूरी की पूरी संख्या धरती पर से समाप्त हो चुकी है। ऐसी प्रजातियों को विलुप्त प्रजाति के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो, विलुप्त जैसे कौन कौन है, जैसे बच्चों डोडो पक्षी या पक्षी माने चिड़िया, लिख दो डोडो चिड़िया या पक्षी। दूसरा नंबर पैसेंजर कबूतर, ठीक है, पैसेंजर कबूतर। और बताओ, जैसे स्टेलर की समुद्री गाय, स्टेलर की समुद्री गाय, ये सारी प्रजातियां जो है धरती पर से विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। क्यों विलुप्त हुई, अगला वही क्वेश्चन में कह रहा हूं कि अगला क्वेश्चन रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हो गया विलुप्त प्रजाति कौन कौन सी है, आपको ये नंबर शो करा दिया मैंने, इसका नंबर नहीं मतलब प्रजातियों की संख्या है। अगला है संकटग्रस्त जाति, क्या है, संकटग्रस्त जातियां या प्रजातियां, ठीक है। संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम से जानते हैं। संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है, ठीक है। अब देखो, संकटग्रस्त प्रजाति किसे हम लोग कहते हैं, ऐसी जातियां, संकटग्रस्त प्रजाति ऐसी जातियां जिनकी संख्या पृथ्वी में बहुत कम है, ठीक है ना। ऐसी जातियां हम कहते हैं, ऐसी जातियां मतलब चाहे पेड़ पौधा हो और चाहे जंतु, ऐसी जातियां जिनकी संख्या पृथ्वी पर बहुत कम हुआ है, यानी बहुत कम है, अर्थात बच्चों वो विलुप्त के कगार पर है। विलुप्त यानी समाप्त ना, विलुप्त के कगार पर है, ठीक है ना। ऐसी जातियों को संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको डिफिनीशन समझिए। पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऐसी प्रजातियां पेड़ पौधों की या जंतुओं की जिनकी संख्या बहुत ही कम है, जिनका नंबर बहुत ही कम है, कम क्षेत्रों पर वो दिखाई देती हैं, ऐसी जातियों को संकटग्रस्त जातियों के नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोग खुद सोचो ना, संकटग्रस्त जाति में कौन कौन से आता है, जैसे शेर है ना, सही बात है, शेर है ना, शेर बहुत कम है, नंबर कम। अब टाइगर प्रोजेक्ट आया तो टाइगर तो ज्यादा हो गए हो हमारे देश में या पूरे विश्व में, पूरे धरती पर, लेकिन बच्चों अगर हम शेर की बात करें तो शेरों की संख्या अभी भी बहुत सारी जातियों के कंपेयर में बहुत कम है। तो इन्हीं संकटग्रस्त जाति है। अगर मान लो 10-20 शेर है और किसी कारण से मर जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, इंतकाल हो जाए उनका, तो होगा क्या, उनकी पूरी प्रजाति इस धरती से विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हम लोग कहते हैं संकटग्रस्त प्रजाति, ठीक है बच्चों। जैसे शेर है, ठीक है, दूसरा क्या है, और नाम बताओ तुम लोग, खुद बताओ। और जैसे नाम बताओ, जैसे एक सींग वाला गैंडा है ना, एक सींग वाला गैंडा भी है, वो भी एक संकटग्रस्त प्रजाति है। जैसे और आप नीलगाय नहीं बता सकते, नीलगाय की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे क्रोकोडाइल मगरमच्छ था, उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो जो संकटग्रस्त जाति है आपको दिखाई, जैसे
चील देखो ना, बाज, ये चिड़ियों में आ जाओ तो चिड़ियों में आपको दिखाई देगा कि हाँ ये संकटग्रस्त प्रजाति, हम लोग चील बहुत कम देखते हैं इस समय, ठीक है। तो संकटग्रस्त प्रजाति ऐसी प्रजातियां जो धरती में उनकी संख्या बहुत कम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमने आपसे बताया था रीढ़ की हड्डी वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। जैव विविधता, यही क्वेश्चन आपको एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये क्वेश्चन कहता है जैव विविधता, बच्चों इसी यही क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। उस छोटे छोटे क्वेश्चन के अलावा ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर का रीढ़ की हड्डी। जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता के क्षति के कारण और इसी में से दूसरा पूछता है जैव विविधता, मैं एक साथ लिखता हूँ, जैव विविधता और 1 by 1 करके बताता है। जैव विविधता संरक्षण, ठीक है ना, संरक्षण कैसे किया जाता है, 2 है। इसमें से अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पहला तो ये समझेंगे जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है। जैव विविधता की क्षति के कारण मतलब जैव विविधता का क्षति क्यों हो रहा है, तो उससे पहले देखो क्या है। एक आता है वन्य जीव समझो। अब 1 क्वेश्चन आ रहा है। वन्य जीव का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ, ऐसा जीव, पृथ्वी पे पाए जाने वाला ऐसे जीव या पेड़ पौधे जो अपने प्राकृतिक वास स्थान पर पाए जाते हैं, अर्थात मनुष्य के नियंत्रण से दूर अपने जंगलों में या प्राकृतिक वास स्थान पर पाए जाते हैं, ऐसे जातियों को वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ हुआ। अब इनका क्षति का कारण क्या है, इनको क्षति क्यों पहुंचाई जा रही है, वाइल्ड लाइफ के क्षति का क्या कारण है और इनका संरक्षण क्यों करना जरूरी है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों आ रहा है जैव विविधता के क्षति के कारण क्यों लोग इससे मार रहे हैं। तो पहला नंबर आता है आवासीय क्षति। क्या आता है, आवासीय क्षति। आवासीय क्षति का मतलब ये है बच्चों, आवासीय क्षति का मतलब उनके वास स्थान को बिगाड़ा जाना। आवासीय क्षति का मतलब है उनके वास स्थान को बिगाड़ा जाना। आवासीय क्षति का मतलब है कि मनुष्य जो है अपने लालच में अपने लिए जंगलों को काटता है लकड़ियों के लिए, या खेती बाड़ी करने के लिए, या सड़क निर्माण के लिए, या पुल निर्माण के लिए, ठीक है, या रेलवे लाइन बिछाने के चक्कर में बहुत सारे जंगलों को काट करके सफाया करता है। तो उनका आवास खत्म होता है, उस जीवों का आवास खत्म होता है। इस कारण वो बहुत सारी जातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है, या संकटग्रस्त जातियां हो जाती है, या विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। जैसे बच्चों, जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं आवासीय क्षति में, जैसे अगर हम गए अमेजन का फॉरेस्ट, अमेजन का जंगल धरती का सबसे बड़ा जंगल है, ये हर बच्चे को पता है, परंतु आप इसके रोचक बात नहीं जानते होंगे। अमेजन का जंगल सोचो, अमेजन का जंगल पूरी धरती का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ओ माय गॉड, ये सोचने वाली बात है कि धरती का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन जंगल देता है, अमेजन का जंगल। दूसरी बात, अमेजन का जंगल बहुत ज्यादा था, यानी हर एक जंगलों में 14% था, इस समय 5-6% बचा है। सोचो इतना उसको काटा गया। काटा क्यों गया? सोयाबीन की खेती के लिए आसपास के वहां के लोगों ने उसको काट करके खेती बाड़ी प्रारंभ किया, तो बहुत सारे जंगलों को तहस नहस कर दिया। और चारागाह के लिए, चारागाह मतलब जहां पे जानवरों को चराया जाता है, इस कारण बहुत सारे जंगलों को काटा गया, जिसे अमेजन का जंगल का एक रोचक तथ्य है। कौन सा तथ्य है? अमेजन के जंगल को हृदय का फेफड़ा कहा जाता है, द लंग्स ऑफ अर्थ, हृदय का फेफड़ा, ठीक है। आप सोचो हृदय का मतलब धरती का फेफड़ा, हृदय में बोल दिया, धरती का फेफड़ा, द लंग्स ऑफ अर्थ। सोचिए पूरी धरती का फेफड़ा इतना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है, सोचिए लगभग 20%, क्या बात है। तो आवासीय क्षति का एक एग्जाम्पल हमने बताया। हम लोग आवासीय क्षति में क्या लिखे, हम लोग मानवीय कारणों द्वारा इंडस्ट्री बनाना, सड़क निर्माण, ठीक है,
या पुल निर्माण, रेलवे लाइन बिछाने के कारण, या जंगलों को कीमती लकड़ियों को काटने के लिए हम उनके यानी जो वाइल्ड लाइफ है उनकी वास स्थान को नष्ट करते हैं, जिससे वो संकट में आ जाते हैं या तो विलुप्त हो जाते हैं। ठीक, आवासीय क्षति। दूसरा नंबर आता है बच्चों, आवासीय क्षति के बाद आता है सेकंड नंबर, अगर हम कहें अतिदोहन। अतिदोहन, अतिदोहन का मतलब मनुष्य बहुत लालची है। अतिदोहन, मनुष्य जो है भोजन के लिए, बच्चों मनुष्य भोजन के लिए, कीमती सामान के लिए, दवाइयों के लिए किस पर निर्भर है? तो हम कहेंगे सर सीधी सी बात है, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव, या हम कहेंगे पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बात ही नहीं, पेड़ पौधों पर निर्भर है। अतिदोहन, मनुष्य में लालच आया। अब लालच विनाश का कारण बनता है, ये सबको पता है। तो अतिदोहन के कारण, अतिदोहन क्या हुआ? मनुष्य लालच के चक्कर में बहुत सारे जीवों को मार मार कर उसके मीट मांस के लिए, स्वादिष्ट मांस के लिए या दवाइयों के लिए इतना मारा कि वो संकटग्रस्त प्रजातियों में आ गए। उनकी संख्या बहुत कम बची है। जैसे बच्चों अगर हम कहेंगे, जैसे आप बताएं अतिदोहन किसका किसका, जैसे एक सींग वाले गैंडे, एक सींग वाले गैंडे को मार करके उसमें उत्तेजित दवाइयां बनाई गई। अब बताओ, जैसे कस्तूरी मृग, पता ना कस्तूरी मृग है ना बच्चों, कस्तूरी मृग को मार करके उनकी मृग को निकाला नाभि से, वो भी तो संकट में आ जाएंगे ना जी, बिल्कुल आ जाएंगे, संकटग्रस्त प्रजाति में आ जाएंगे। तो अतिदोहन, मनुष्य जो है इतना लालची होता है कि बहुत सारे पक्षियों को अपने लालच भोजन के लिए या दवाइयों के लिए मार मार के खा जाता है। पैसेंजर, तीसरा अगर हम बात करें पैसेंजर कबूतर की बात करते हैं, तो पैसेंजर कबूतर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता था, जिसे मार मार के खाया गया और वो एक दिन विलुप्त हो चुकी है। ठीक है ना, पैसेंजर कबूतर की बात करें तो विलुप्त पर आ गई, तो ये पैसेंजर कबूतर इसका एक एग्जाम्पल है। तीसरे की बात करते हैं बच्चों, तीसरा कौन सा कारण है? तो विदेशी जातियों का आक्रमण। क्या है? विदेशी जातियों का आक्रमण। ठीक है, विदेशी जातियों का आक्रमण का मतलब क्या है? ये विलुप्ति का क्या कारण है? जैसे किसी भी स्थान पर कोई एक जाति पाई जाती है, ठीक है, कोई यहाँ पे एक जाति है, बहुत सारी जातियां यहाँ पे विराजमान है, बहुत सारी जातियां हैं एक स्थान पर। अगर बाहर से कोई जाति लाई गई, ठीक है, किसी उद्देश्य के लिए लाई गई, या तो कहीं से आ गई, ठीक है ना, या गलती से आ गई, यानी कोई जाति यहाँ आ गई, जब वो जाति यहाँ पर आती है इस प्लेस पर, तो इन जातियों को नुकसान करती है, मतलब या तो उसको मार करके खा जाती है या कुछ करने लगती है। इनकी वजह से ये जातियां जो यहाँ पर पहले से पाई जाती है वो विलुप्त का कारण बनती हैं, या तो वो संकटग्रस्त होती है, फिर संकटग्रस्त से विलुप्त में चली जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हम अगर बात करें, जैसे हम विदेशी जातियों के आक्रमण की बात करते हैं, तो इसका एक बहुत सिंपल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग कहेंगे नील नदी में नाइल पर्च नाम की मछली थी। इस मछली को किसमें लाया गया? एक विक्टोरिया झील में डाला गया। किसमें? विक्टोरिया झील में डाला गया। ठीक है, अब इस विक्टोरिया झील में जब डाला गया तो विक्टोरिया झील में कुछ मछली थी जिसका नाम था सिचलिड। जो मछली थी, लगभग उनकी 200 प्रजातियां विलुप्त हो गई। आप सोचो
वहां पर विक्टोरिया झील में नाइल पर्च मछली को डालने पर सिचलिड मछलियां विक्टोरिया झील की विलुप्त हो गई। तो इसका मतलब ये चला कि अगर हम किसी प्लेस पर दूसरी प्रजातियों को लाते हैं या किसी कारण से आ जाते हैं तो वहां के रहने वाली प्रजातियां संकट में चली जाती हैं, या तो जो आई हुई जातियां उनको मारकर खा जाती हैं या उनके प्रभाव से वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं विदेशी जातियों का आक्रमण। अगला चलते हैं बच्चों। ठीक है, अगला चौथा इसका है, इसका चौथा नंबर में लिखता हूं, इसको रब कर दूं। यस सर, रब कर दीजिए। चौथा नंबर इसका देखिए, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसे हम लोग कहते हैं सह विलुप्तता। चौथा नंबर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो एक है सह विलुप्तता, सह विलुप्तता, साथ साथ जीना साथ साथ मरना। इसको एकदम सिंपल से समझिए। सह विलुप्तता का मतलब ये है कि अगर एक जाति दूसरे जाति पर भोजन के लिए निर्भर है, ठीक है, भोजन के लिए निर्भर है या और किसी अविकल्पी है, मतलब अविकल्पी का मतलब कि अगर वो कोई जाति एक दूसरे पर निर्भर है भोजन के लिए या किसी कारण कोई दूसरे चीज के लिए निर्भर है, अविकल्पी है, उसके पास कोई विकल्प नहीं, अगर वो जाति खत्म हो जाएगी तो दूसरी जाति भी खत्म हो जाएगी। मान लो भैया मैं किसी एक इंसान पर निर्भर हूं और अविकल्पी, मैं दूसरे पर आश्रित नहीं हूं, अगर वो इंसान चला जाए तो मैं क्या होगा, दूसरे पर आश्रित नहीं, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो अविकल्पी का मतलब होता है सिर्फ एक ही उसके पास विकल्प है। तो ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जो अविकल्पी के रूप में है। अगर उसमें से एक जाति किसी कारण से विलुप्त होती है तो साथ ही साथ जो उस पर निर्भर जाति होती है वो भी विलुप्त हो जाती है। ऐसे विलुप्तता को जब दोनों साथ साथ विलुप्त होते हैं तो उसे सह विलुप्तता के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर, अब इसमें ये सोचना है कि ऐसी कौन सी जाति है। तो ऐसे देखो, परागकारी कीट या हम पुष्प की बात करते हैं। परागकारी का मतलब होता है जो ऐसे पॉलिनेटर इंसेक्ट होते हैं, जो ऐसे कीट, ऐसे विशेष कीट जो किसी एक पुष्प का परागण करते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो उस पुष्प में परागण नहीं होगा। अब नहीं होगा तो विलुप्त हो जाएगा। अगर वो विलुप्त हुआ तो वो जाति भी विलुप्त हो जाएगी। ठीक है ना, दोनों साथ साथ चले जाएंगे। अगर वो पौधा नहीं होगा तो वो कीट भी मर जाएंगे। कहते हो कैसे मर जाएंगे सर? जैसे सिंपल सी बात है, मान लो एक कीट है, वो पुष्प में अपने अंडे देता है। ठीक है, अपने अंडे दिया, बस वो अपने किसी पौधे के पुष्प में अंडे देते हैं, उसके अंडे से बच्चे होते हैं। सिंपल सी बात है। अगर वो पौधा ही नहीं होगा तो अंडा कहाँ देगा? सीधी बात, वो भी मरेगा। अगर कीट मर गया तो परागण कौन करेगा? सिंपल, सह विलुप्तता का एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सभी जो जैव विविधता की क्षति का कारण है इसमें से पूछता है या एग्जाम्पल पूछता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसको टिक मार दो बच्चों, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिएगा, ये है जैव विविधता का संरक्षण। इससे बहुत भयंकर क्वेश्चन बनेंगे। जैव विविधता का संरक्षण। अब देखो, जैव विविधता का संरक्षण माने कंजर्वेशन। अब हम लोग कंजर्वेशन कैसे करते हैं? तो इसका दो कंजर्वेशन है। एक को हम लोग कहते हैं स्वास्थानी, ठीक है ना, स्वास्थानी के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं इन सीटू के नाम से जानते हैं या स्वास्थानी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, स्वास्थानी क्या है? ठीक है, या स्वास्थानी पहले देखिए, दो है, ये दो होता है, इसका संरक्षण का दो है। पहले मैं बताता हूँ स्वास्थानी। ये 100% क्वेश्चन आएगा, एकदम अपने मन में बैठा लो, आना ही आना है। तो आना है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो पक्का इसमें से सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है ना, एकदम अपने दिमाग में सेट कर लो। देखो, स्वास्थानी का मतलब ये होता है कि ऐसे वाइल्ड लाइफ बोल दो या बोल दो ऐसे जीव जातियां जिनके प्राकृतिक इस वास स्थान पे उनको घेरा बना करके संरक्षित किया जाता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं जैव विविधता की ऐसी प्रजातियां या ऐसे वन्य जीव जिनको उनके प्राकृतिक वास स्थान, बच्चों प्राकृतिक माने जहां पर वो है,
जंगलों में या कहीं भी। तो प्राकृतिक वास स्थान जहां पर वो है, घूम रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, मजा ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नानी नाना यहाँ घूम रहे हैं, मतलब वो अपने प्राकृतिक, हमारे आसपास नहीं है, ठीक है, अपने प्राकृतिक वास स्थान पे है, तो उसी स्थान को हम घेरा बना करके उनका संरक्षण कर देते हैं, ठीक है, उस पे घेरा बना देते कि यहाँ पे जाना अपराध है, यहाँ पे जाओगे मतलब जो है पनिशमेंट मिलेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे प्राकृतिक वास स्थान को हम स्वास्थानी करते हैं, जहाँ पर पौधे भी होते हैं, जहाँ पर पौधे का भी प्रोटेक्शन होता है, संरक्षण होता है, और वहाँ पे जंतुओं का भी होता है, ऐसे स्थान। अच्छा, ऐसे स्थान का नाम भी दिया गया है बच्चों स्वस्थान में। स्वस्थानी का मतलब ऐसे प्राकृतिक वास स्थान वाले एरिया जिनका नाम भी दिया गया, जैसे इसे बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या? राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चे दूसरा हम लोग कहते हैं जीव अभ्यारण्य, जीव अभ्यारण्य या अभ्यारण्य बोलो, अभ्यारण्य। और तीसरा हम लोग बोलते हैं जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र, ठीक है ना। ऐसे 3 ऐसा स्थान है स्वस्थानी में, ऐसा जो प्राकृतिक, उनके प्राकृतिक वास स्थान पे घेरा बना दिया जाता है, उसमें 3 है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जो है जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, बोलो भाई, ठीक है। अब देखो, हेलो बच्चों, अब इसमें एक एक देखो ध्यान से। राष्ट्रीय उद्यान मतलब ऐसा पृथ्वी का ऐसा जंगल जहां पर बहुत सारी जीव जातियां, टाइगर, शेर, चीता, नीलगाय एक्सेट्रा बहुत सारी जातियां, और जहां पे अनेकों प्रकार के जंगल हैं, यानी फॉरेस्ट है, पेड़ पौधे हैं, उनको एक घेरा बनाकर को राष्ट्रीय उद्यान नाम दे दिया गया। अच्छा, इसमें राष्ट्रीय उद्यान में क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का प्रथम बच्चों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताओ जल्दी से, फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको मिलेगा 1936 में बनाया गया बच्चों, 1936 में, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बच्चों? ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। सेकंड नंबर आप लोग बताओ, सेकंड एक क्वेश्चन आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? फटाक से बताओ। ये है यूपी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी, यस बच्चे, यस, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, ठीक है, पता है? चलो, अच्छा, और मैं कुछ पूछ लेता, घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मैं लिखते भी चल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन है घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? घाना राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान, याद रखिएगा, राजस्थान। अच्छा, एक और क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बोलो बच्चों, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बच्चों? ये है गुजरात, गिर से गुजरात, ठीक है ना। एक और है सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान, आ गया ना, सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप इसको टिक मारेंगे, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, अभ्यारण्य का मतलब देखो, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ये है कि प्राकृतिक ऐसा वास स्थान जहां पर वन्य जीवों को उनको प्रोटेक्शन कर दिया जाता है, उनको घेरा लगा दिया जाता है, जहां पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि पेड़ पौधों को कोई काट नहीं सकता इन जंगलों के, और दूसरा इन यहाँ पर उपस्थित जीवों को कोई मार नहीं सकता है, ठीक है ना, वो किसी की है नहीं, वो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। अगला नंबर आता है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य भी एक ऐसा क्षेत्र होता है, अभ्यारण्य भी एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर उनका प्रोटेक्शन किया जाता है, जैसे इसका है सेम वैसा भी होता है, उनका अभ्यारण्य का नाम दिया गया है अलग अलग, जैसे इसका जिम कार्बेट, दुधवा, घना, गिर, तो इसी तरह अभ्यारण्य भी है जहां पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तीसरा नंबर आता है बच्चों, थोड़ा सा देखिए कि जीव मंडल, बायोस्फीयर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, बायोस्फीयर है ना, रिजर्व ना, बायोस्फीयर रिजर्व, ये थोड़ा सा समझिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जंगलों का ऐसा क्षेत्र बनाया गया, उसको 3 भागों में बांटा गया, ऐसे चारों तरफ जो घेरा बनाया गया उसको 3 जोन में बांटा गया। पहला जोन ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन का मतलब होता है, ट्रांजिशन जोन का मतलब जहां पर मनुष्य या आदिवासी रह सकता है, ठीक है, अपना घर द्वार बना सकता है, लकड़ियों को काट सकता है, ये वाला है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। इधर लिख दें, ये वाले इधर लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो उधर दिखेगा नहीं बच्चे, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो ये आपको मैं ले आकर के आ रहा हूँ ये वाले क्षेत्र पर, ठीक है, ऐसे क्षेत्र बना है। पहला नंबर है ट्रांजिशन जोन, ऐसे क्षेत्र होता है जहां पर हम लोग घर बना सकते हैं, यहाँ पर जनजातियां होती है बच्चों, जनजातियां, हट क्या लिख दिया यार, घर बना सकते हैं, जनजातियां होती हैं बच्चों यहाँ पर, है ना, यहाँ पर घर हम लोग नहीं बना सकते हैं ना, तुम लोग चलो खीस बनाओ लागे, चलो हम बना ले, ऐसा नहीं ना, ऐसे जनजातियां जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, इनके यहाँ पे जो पेड़ पौधे उनको उपयोग करते हैं, ठीक है, लकड़ियों को, जंगलों को काट करके अपना व्यवसाय चलाते हैं। लेकिन सेकंड नंबर ये वाला जो जोन है बच्चों, इसे बोलते हैं बफर जोन। क्या बोलते हैं, बफर जोन। बफर सिस्टम वाला नहीं न्यूता चल रहा है इस समय ना, तो तुम सोचो न्यूता वाला बफर जोन का मतलब ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पे ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रतिबंध होता है, लेकिन यहाँ पर सर्वे करने के लिए वैज्ञानिकों को अनुमति होती है बफर जोन में, ठीक है। यहाँ पर सभी को तो प्रतिबंध होता है, जनजातियों को भी प्रतिबंध की, वहां की लकड़ियों को काट नहीं सकते हैं, या जनजाति वहां पर रह नहीं सकती है, ठीक है, बफर जोन में। लेकिन यहाँ पर अनुमति होती, किसको, साइंटिस्टों को अनुमति होती है घूमने जाने या सर्च करने की। एक ये सबसे जो कोर जोन होता है, अंदर का क्षेत्र, इसे बोलते हैं कोर जोन। तो कोर जोन जो होता है बच्चों, कोर जोन यहाँ पे पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है, ठीक है, प्रतिबंध होता है। हेलो बच्चों, पूरी तरीके से वहां कोई नहीं जा सकता, कोई माई का लाल नहीं जा सकता, ठीक है, कोई माई का लाल का मतलब वहां किसी को जाने ही नहीं दिया जाता, चाहे वो शंकर मतलब जो है वैज्ञानिक कहना हो, ठीक, चाहे डीके सर वैज्ञानिक कहने चला जाए कि भैया हमको जाने दो, और नहीं जाने देगा तो नहीं जाने देगा। मतलब ये कोर जोन बहुत घातक होता है, वहां पर से कोई सी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, किसी भी प्रकार के किसी को तुम पकड़े हो और उनका कुछ अगर मुझे सुजन का मिल गया, मतलब अगर सरकार जान गए तो मार पीट देगी, ठीक है ना, तो वन विभाग के दायरे में आता है। तो चलिए हम लोग अगले पर चलते हैं, फटाफट देखते हैं। तो ये हुआ स्वास्थ्य वाला। अब दूसरा आता है बच्चों, ये पहला हुआ संरक्षण का, 2 मैंने बताया था कि 2 है, और दूसरा आता है बाह्य स्थानीय, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा नंबर बाह्य स्थानीय। तो बाह्य स्थानीय का मतलब क्या है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं एक्ससीटिव। हेलो बच्चों, एक्ससीटिव के नाम से जानते हैं। एक्ससीटिव का मतलब क्या होता है, जब किसी देखो मेरी बात ध्यान सुनो, पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है, सुनो। मैं कहा ऐसे वन्य जीव को समझ लो जो अपने जंगलों में रहते हैं, हमारे यहाँ पाए नहीं जाते, या ऐसे पेड़ पौधे जो अपने जंगलों में रहते हैं, हम लोग उनकी खेती बाड़ी नहीं करते, है ना, उसे वन्य जीव कहते हैं। या ऐसे जंतु जिनको हम पालते नहीं हैं, ठीक है, भले चिड़िया घर में लाई के बैठाए दे, ठीक है, वो अलग बात है, वो प्रोटेक्शन हुआ, पहले समझो।
ऐसे वन्य जीव जिनको उनके प्राकृतिक वास स्थान से, जहां पे होते हैं उनके प्राकृतिक वास स्थान से लाकर एक आर्टिफिशियल घर बनाकर रखा जाए, ऐसे क्षेत्र को हम बाह्य स्थानीय कहते हैं। ठीक है, एक घर बनाते हैं, मतलब उसी तरह के एक घेरा बनाते हैं और उसमें ला करके उनको प्राकृतिक वास स्थान से, उनके प्राकृतिक वास स्थान से ला करके बच्चों यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर उनको उसी तरह का माहौल बनाते हैं, उसी तरह का आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल माहौल बनाते हैं कि ताकि वो यहाँ रोए ना। जैसे नानी के यहाँ से कोई बच्चा अपनी मम्मी या नानी यहाँ गया तो रोने लगता, फिर उसको बच्चे लो बिस्कुट खो लो बच्चों, मम्मी की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे सुन। तो यहाँ पर उनका माहौल बनाया जाता है ना, बिस्कुट दे करके, मतलब खाना पीना दे करके उनको जंगलों में, यहाँ पे प्राकृतिक एक कृत्रिम स्थान है। तो ऐसे क्षेत्र को जो हम लोग बोलते हैं, जैसे चिड़िया घर, तुम लोग गए होगे ना, नहीं गए हो तो कल टिकट ले लो मुझसे, निकल जाओ। चिड़िया घर, ठीक है, चिड़ियाघर में क्या बहुत सारे प्राकृतिक वास स्थान में पाए जाने वाले जंतुओं को रखा जाता है। तो चिड़ियाघर में सब मिल जाएंगे, शेर और बाप रे, बब्बर शेर, टाइगर, है ना बच्चों, चीता, तुमको सब दिखाई देगा, अरे बाप रे सही बात है, मगर, मच्छ, है ना, घड़ियाल, अजगर, बहुत सारे दिखाई देंगे ना। तो बहुत सारी चीज आपको दिखाई देंगे। तो उनके प्राकृतिक वास स्थान पे ला करके यहाँ पे रखा जाता है। अब तो हमारे मनोरंजन के लिए नहीं रखा जाता, ये मत सोचो कि हम लोग देखने के लिए जाता है, नहीं, ऐसा नहीं। उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जब उनकी संख्या कम हो जाती है जंगलों में या संकटग्रस्त में आते हैं, तो उनको ला करके यहाँ पर उनकी ब्रीड बढ़ाया जाता है। ब्रीड में उनके खाना पीना सब कुछ दिया जाता है, दवा दर्पण किया जाता है, फिर उसको उनकी संख्या बढ़ जाती है तो फिर वहीं पे छोड़ आया जाता है ना। ऐसे तो चिड़ियाघर आप याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा वनस्पति गार्डन, बोटेनिकल गार्डन बच्चों, वनस्पति उद्यान माने ऐसे पेड़ पौधों के लिए उनके जंगलों में, जैसे कोई ऐसा पेड़ पौधे जिनकी संख्या बहुत कम बची, नहीं संकट में आ गए, तो उसको जंगलों से ला करके उनके प्राकृतिक वास स्थान से लाकर एक जगह बनाया जाता है बड़ा सा, और उसी में उनके ब्रीड को रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके मतलब जो है रोग वगैरह को देख करके जंगल में उनको वहां पर बनाया जाता है। फिर जब उनकी संख्या बड़ी हो जाती है, उनके बीज को ले जाकर फेंक दिया जाता है, जंगल में फिर उग जाते हैं। तो वनस्पति गार्डन। इसी प्रकार जीन बैंक है, हेलो बच्चों, कौन सा है, जीन बैंक, याद रखिएगा। इसी प्रकार जीन बैंक है, ठीक है, जीन बैंक मतलब जो ऐसे प्रजातियां जो दुर्लभ है, यानी उनकी संख्या बहुत कम है, उनके जीनों को रखा जाता है। इसी प्रकार बीज बैंक है बच्चों, बीज बैंक का मतलब ये है ऐसे बहुत सारी प्रजातियां जिनके बीज को रखा जाता है, ठीक है, उनको रखा जाता है। आप लोग जानते हैं ना, जीन बैंक, बीज बैंक, है ना। आप लोग पता है, मैंने बताया था कि जैसे कोई जो है पॉलन ग्रेन को रखा जाता है नाइट्रोजन लिक्विड के प्रेजेंस में, नाइट्रोजन लिक्विड में माइनस कितना है 196 डिग्री पर, है ना, उसको रखा जाता है ना, याद है, यस। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और ये चैप्टर फिनिश हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आप लोग 1 बाय 1 करके पढ़ लीजिएगा। स्वस्थानीय बाह्य स्थानीय पक्का आता है, इसमें क्षति के कारण वाला पूरा पढ़ लीजिएगा, पक्का आता है, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ पूछता है, ठीक है ना, एकदम याद रहेगा बच्चों। बोलो फटाफट जल्दी से कमेंट करके, फिर हम इजाज़त लेते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, सभी को गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। परंतु बच्चों, आज मैंने एक बात नहीं बोला, जो भी बच्चे हैं वो चैनल नए आए हैं बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, नहीं थोड़ा दिल में धक्का लग जाता है, तो थोड़ा सा वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दूसरे किसी चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट।